नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में लेसन नंबर 19 यानी कि पाठ 19 जो है आश्रम का अनुमानित व्यय, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ मोह मोहनदास करमचंद गांधी इन्होंने लिखा है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है यानी कि महात्मा गांधी जी को, उन्होंने अहमदाबाद में यानी कि साबरमती में आश्रम का निर्माण किया है और उसकी जानकारी आपने पढ़ी होगी या रीड की होगी, सुनी होगी। तो उसी आश्रम के बारे में इस पाठ में जानकारी देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ उन्हें जातीयवाद की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यानी कि वहाँ काले गोरे का भेद किया जाता था और एक बार महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल भी दिया था। और जब महात्मा गांधी जी 1917 में भारत में फिर वापस लौट आते हैं, तब वो तय करते हैं कि ये जो जातिवाद है वो जातिवाद नष्ट करना चाहिए और इसी के तौर पर वो एक आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं। और वो आश्रम आज भी साबरमती आश्रम इस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तब उस आश्रम के निर्माण के कारण या निर्माण करने के लिए महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में रहने वाले मंगलदास सेठ से एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था या चिट्ठी लिखी थी। और इस आश्रम का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, इस आश्रम का निर्माण करते समय कितने रुपयों की आवश्यकता होगी, इस आश्रम का निर्माण करते समय कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होगी, आदि बातों की जानकारी इस पाठ के द्वारा हमें देने की कोशिश की है। तो आश्रम का अनुमानित व्यय, अनुमानित मतलब यानी कि अनुमान करने वाला या अंदाज लगाने वाला, व्यय मतलब खर्चा, यानी कि आश्रम का निर्माण करने के लिए अंदाजे कितना खर्चा आएगा, ये इस खत के द्वारा महात्मा गांधी जी ने मंगलदास सेठ से बताने की कोशिश की है। तो महात्मा गांधी जी शुरुआत में लिखते हैं कि आरंभ में जो संस्था है या आश्रम है, उस संस्था में, उस आश्रम में 40 लोग होंगे। जो हम आश्रम निर्माण करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उस आश्रम में 40 लोग होंगे। और कुछ समय में ये जो संख्या है, यह संख्या 40 से कितनी हो सकती है, तो 50 हो सकती है। यानी कि यह एक संभावना भी उन्होंने यह बताई है कि वो आश्रम इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ 40 लोग रह सके और 40 की ये संख्या बढ़कर 50 भी हो सकती है। और ये जो हम आश्रम बनाने वाले हैं, इस आश्रम में कई लोग आएंगे। हर महीने औसतन, औसतन मतलब यानी कि लगभग, यानी कि इस आश्रम में महीने में 10 अतिथियों के आने की संभावना होती है, यानी कि उम्मीद होती है। हम इच्छा करते हैं कि इस आश्रम में हर महीने में 10 अतिथि लोग, मेहमान लोग यहाँ आएंगे। और इन तीन या इस मेहमानों में, इस 10 अतिथियों में जो 3 या 5 जो अतिथि होंगे वह अपने सपरिवार होंगे, यानी कि अपने परिवार के साथ आएंगे। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनके रहने की जो व्यवस्था है तो उसी प्रकार करनी चाहिए। यानी कि जो अतिथि हमारे या अपने परिवार के साथ आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, और जो अतिथि जो परिवार के बिना आते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी अलग होनी चाहिए। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, आश्रम की निर्मित करना या निर्माण करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यह आश्रम निर्माण करते समय आश्रम में कम से कम 3 रसोई घर होनी चाहिए। यानी कि खाना बनाने के लिए
जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। तो वो रसोई घर कितने होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए। और जो मकान होगा वो मकान कुल 50,000 वर्ग फीट का होना चाहिए। ये क्षेत्रफल उन्होंने उस टाइम बताया था, क्योंकि जो अतिथि आएंगे, लोग आएंगे, उनके लिए ठीक सी जगह होनी चाहिए। और इन सब लोगों के लिए इसी प्रकार का ये मकान होना चाहिए। ऐसे खत में गांधी जी मंगलदास सेठ से ये बताते। वो आगे बताते हैं कि इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ होनी चाहिए। यानी कि आश्रम में जो लोग आएंगे तो उनको पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए। और इसीलिए 3,000 पुस्तकें रखने के लायक पुस्तकालय होना चाहिए, वो पुस्तकें रखने के लिए अलमारियाँ होनी चाहिए, और उसकी भी खरीदी हमें करनी पड़ेगी। और उसे लिए जो कुछ खर्चा आएगा वो खर्चा हमें क्या करना है, पहले से ही तय करके रखना है। अब कम से कम 5 एकड़ या एकड़ जो ज़मीन होती है, वह ज़मीन खेती करने के लिए भी क्या करनी चाहिए, निर्माण करनी चाहिए। यानी कि आश्रम जब लोग आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जो खेती है वो खेती भी देख सकते हैं। इसीलिए कम से कम उसके आश्रम के पास 5 एकड़ ज़मीन यानी कि खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इतनी खेती के औजार भी हमें क्या करने हैं, निर्माण करने हैं या खरीद कर लाने हैं। इनमें कुदालियाँ, फावड़े, खुरपे आदि चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इनकी भी खरीदी हमें करनी है। गांधी जी आगे बताते हैं कि बढ़ईगिरी के जो निम्नलिखित औजार है, वो निम्नलिखित औजार भी हमें आवश्यक होते हैं। अभी बढ़ईगिरी मतलब कारपेंटर यानी कि लकड़ी के काम करने वाले जो लोग होते, तो बढ़ईगिरी यानी कि जो हमें लकड़ी का काम करना है, तो लकड़ी का काम करने के लिए जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ औजार है, उन औजारों की आवश्यकता भी होती है। तो औजार भी हमें क्या करने हैं, खरीदने हैं। और वो 5 बड़े हथौड़े हैं, 3 बसूले हैं, 5 छोटी हथौड़ी है, 2 एरन है, 3 बम है, 2 छोटी बड़ी छेनियाँ है, 4 रंदे है, 1 सालानी है। तो इसी प्रकार जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये इन औजारों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इन औजारों को भी हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्योंकि आश्रम का निर्माण करते समय हमें इन औजारों की आवश्यकता होती है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। यानी कि ये सब जो औजार है, इन औजारों को कितना खर्चा आएगा, तो 5 रुपया खर्च आ सकता है। यानी कि जो कुछ बड़े के औजार है, मोची के औजार है, इन औजारों के लिए कुल 5 रुपये खर्चा आ सकता है। ऐसे गांधी जी यहाँ लिखते हैं, यानी कि हमें उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर वो आगे लिखते हैं कि जो रसोई घर हम बनाने वाले हैं, जो 3 रसोई घर की आवश्यकता है, उस रसोई घर के लिए भी सामान की आवश्यकता होगी। यानी कि खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए हमें बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो जो रसोई घर का सामान है, वो सामान खरीदी करना आवश्यक है। और वो खरीदी करने के लिए हमें कम से कम 150 रुपये खर्चा आ सकता है। यानी कि रसोई घर का निर्माण और उनका सामान खरीदने के लिए गांधी जी के अनुमान के तौर पर वो बताते हैं कि 150 रुपये खर्चा आ सकता है। वो आगे बताते कि स्टेशन से अब दूर होगा, यानी कि जो आश्रम है वो कहाँ है, रेलवे स्टेशन से दूर होगा। तो जो सामान हमें यहाँ तक लाना है या मेहमानों को लाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो बैलगाड़ी चाहिए, तो उसका भी इंतज़ाम हमें करना है। या खाने का खर्चा जो है, वो खाने का खर्चा 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगेगा। यानी कि 1 महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए जो खर्चा है खाने का, वह 10 रुपये होगा।
और मैं नहीं समझता कि हम ये खर्चा पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। यानी कि जब आश्रम का निर्माण होगा तो उसके पहले ही साल में, पहले ही वर्ष में जो ये खाने का खर्चा है वह हम नहीं निकाल सकेंगे। और इसीलिए वर्ष में जो अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, वो कितने होंगे, तो 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। और उस 6,000 रुपयों का इंतज़ाम हमें पहले से ही करके रखना होगा, क्योंकि वर्ष में लगभग 50 लोग यहाँ आश्रम में आ सकते हैं। वो आगे बताते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाएगा। यानी कि जब गांधी जी मंगलदास सेठ से ये चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, तो उनसे कहते हैं कि मुझे मालूम है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग जो है वो कितने, तो 1 वर्ष तक किया जाना चाहिए, 1 वर्ष तक चलते रहना चाहिए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ये जो पूरा ऊपर का खर्चा है वो पूरा ऊपर का खर्चा क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। यानी कि अहमदाबाद के जो लोग हैं उन लोगों ने ये सब खर्चा क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। और मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान से भी दे दे, तो बाकी खर्चा मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जुटा लूँगा। यानी कि वो कहते हैं यदि आप ऊपर का खर्चा नहीं उठा सकते तो आप सिर्फ क्या करो कि मुझे पूरी ज़मीन और जो मकान है वो मकान मुझसे दे दो, और बाकी का जो खर्चा है मैं क्या करूँगा, इस खर्चा का इंतज़ाम मैं दूसरी ओर कहीं तो कर सकता हूँ। अब जो विचार है वो बदल गया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि अभी इसमें क्या हुआ है, जो आपका विचार है वो बदल गया है, चेंज हुआ है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का, 1 साल का जो भी खर्चा आएगा वो कम दिनों का होगा, और वो खर्चा अहमदाबाद के लोगों को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाएंगे तो ऊपर बताए गए खाने का खर्चा या उसका इंतज़ाम मैं खुद कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, और यह अनुमान आपको क्या करना है, पढ़ना है, और इसी तरह आपको उसका इंतज़ाम भी करना है। इसीलिए यह संभव है कि कुछ मदे मुझसे छूट गए हो, यानी कि मुझसे कुछ लिखना छूट गया होगा या खर्च में कुछ डालना छूट गया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। यानी कि वहाँ की स्थानीय स्थिति है, उस स्थिति की जानकारी मुझे नहीं है। इससे और कुछ खर्चा आ सकता है, तो वो खर्चा भी आप इसमें क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। और इसीलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है या मैं भूल भी सकता हूँ, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी जी सेठ मंगलदास से जो जो खर्चा आने वाला है, जो हम आश्रम बनाने वाले, उस आश्रम के निर्माण में जो जो खर्चा आने वाला है वो खर्चा क्या कर रहे हैं, यहाँ बता रहे। वो आगे बताते हैं कि यदि अहमदाबाद सब खर्चा उठाए तो विभिन्न मुद्दों में खर्चा इस तरह होगा। यानी कि यदि अहमदाबाद के लोग सभी खर्चा उठाने के लिए तैयार है तो कौन कौन सा खर्चा आ सकता है, तो किराए का खर्चा होगा, तो उसमें किराया किस किस का होगा, तो बंगला होगा, खेत की ज़मीन होगी, तो इसका किराया हमें देना पड़ेगा, और ये पहला खर्चा आपको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। दूसरा खर्चा उन्होंने बताया किताबों की अलमारियों का खर्चा। यानी कि उन्होंने ऊपर बताया था कि एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय हो, उसमें अलमारियाँ होनी चाहिए। तो वह अलमारियाँ खरीदने के लिए, किताबें रखने के लिए जो अलमारियाँ हम खरीदने वाले हैं, उन अलमारियों का खर्चा भी आप इसमें क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। बड़े क्या औजार, यानी कि कारपेंटर के, लकड़ी के काम करने वाले जो लोग हैं उनके जो औजार है वो औजार खरीदने के लिए जो खर्चा आएगा वो खर्चा भी हमें यहाँ क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। मोचे के औजार है उनका भी खर्चा हमें उठाना चाहिए। या
चौका का जो सामान होता है, जो चौकी होती है उसका जो सामान होता है, यानी कि रसोई घर का जो सामान होता है, वो सामान खरीदने के लिए भी हमें खर्चा आ सकता है। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी वो भी हमें खरीदनी पड़ेगी, उसका खर्चा आ सकता है। एक वर्ष के लिए खाने का खर्चा वो भी हमें उठाना चाहिए। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया है कि किराए का खर्चा हो, अलमारियों का खर्चा हो, बढ़ई के औजार का खर्चा हो, मोचे का खर्चा हो, चौके का सामान खरीदने का खर्चा हो, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का खर्चा हो, ये एक वर्ष के लिए खाने का खर्चा हो, तो ये सभी खर्चा अहमदाबाद के लोगों को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए, और आप उठा सकते हो। और वो बताते हैं कि जो बढ़ई है, मोचे के औजार है, तो इसके लिए 5 रुपये का खर्चा आ सकता है। चौके का सामान यानी कि रसोई घर का सामान, इसके लिए 150 रुपये का खर्चा आ सकता है। और एक वर्ष के लिए खाने का जो खर्चा होगा वो 6,000 रुपये होगा। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी जी सेठ मंगलदास को ये खर्चे के बारे में क्या करते हैं, बताते। आगे वो लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। राजमिस्त्री मतलब मकान बनाने वाले जो लोग होते उन्हें राजमिस्त्री कहते। तो जो मकान बनाने वाले लोग हैं उनके लिए भी औजारों की आवश्यकता हो सकती। तो इसी प्रकार यहाँ अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि हथौड़ा है, छैनी है। तो इसी प्रकार इन औजारों की आवश्यकता हमें मकान बनाने के लिए होती है, तो इनका भी खर्चा उसमें ऐड करना चाहिए। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि दूसरे बहुत से औजार भी हमें लेने पड़ेंगे, किंतु इस हिसाब में जो मैंने आपको हिसाब बताया है, इस हिसाब में उनका खर्चा मैंने ऐड नहीं किया है या शामिल नहीं किया। जैसे कि शिक्षण संबंधी का खर्चा है वो भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5 या 6 देशी हथकरघों के आवश्यकता होगी। यानी कि जो शिक्षण देने वाले, जैसे कि सूत कताई का शिक्षण साबरमती आश्रम में क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो उसी प्रकार 5-6 देशी सूत कताई के जो औजार है उन औजारों की खरीदी भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार इसका खर्चा जो है वो खर्चा भी हमें वहाँ ऐड करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया है, शामिल नहीं किया है। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी जी इस लेटर के द्वारा, इस खत के द्वारा मंगलदास सेठ से ये आश्रम के निर्माण के बारे में जो कुछ खर्चा आने वाला है उसका लेखा जोखा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और इससे ये महात्मा गांधी बताना चाहते हैं इस पाठ से कि स्वावलंबन की जो भावना है वो स्वावलंबन की भावना हमें रखनी चाहिए, क्योंकि खुद का काम क्या करना है, खुद करना चाहिए। जो अतिथि आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। उनका ठीक से जो आदर है वो रखना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको उपलब्ध करा के देनी चाहिए। बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना चाहिए। यानी कि जो बेकार लोग हैं उनके लिए कोई तो जॉब की या नौकरियों की उपलब्धि का होनी चाहिए। श्रम का जो महत्व है वो श्रम का महत्व भी लोगों को समझना चाहिए। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी जी इस पाठ के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।